Hello students, this is Namrata Golian and in today's class we are going to do important topics of chapter organizing, that is about the delegation, decentralization and centralization। बहुत important topic है, exam oriented है। आपको आज की क्लास में attentive रहना है, focus रहना है, motivated रहना है। Students are ready to start the class? Let's start the class। बिफोर कम टू द पॉइंट मैं आपको एक वार्निंग देना चाहती हूँ या आप इसे रिमाइंडर भी कह सकते हो, और वो बात मैं आपको पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। आजकल बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं। इवन आपसे यही पूछा जाता है, एक केस स्टडी फ्रेम करी जाती है, उसमें से आपको बोला जाता है कि आप कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करो। इस केस स्टडी के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, या कौन सी कंपनी को एडवांटेज हो रही है, या कौन से डिसएडवांटेज हो सकते हैं। इट मीन्स आपको ये क्लियर करना चाहिए कि हर कंसेप्ट के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। A to Z आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अदरवाइज आपका स्कोर अच्छा नहीं रहेगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। आजकल आप कोई भी प्रीवियस ईयर, आप 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, इसी पैटर्न से ही आ रही हैं। केस स्टडी प्रूव बेस्ड ही आते हैं, आपको उस स्टडी को प्रूव करना होता है। अब हम बात करते हैं टॉपिक की डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन स्टूडेंट्स, क्या एक मैन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। आपकी क्या ओपिनियन है? यस और नो? यस, नो, yes, no, no. Okay, one man can't manage everything. For success of organization उसे टीम वर्क की हेल्प लेनी पड़ती है। वहीं से अराइज होता है कंसेप्ट डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रांटिंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स। ये जो डेफिनेशन है, इससे हमारे सामने दो कंसेप्ट सामने आते हैं, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रांटिंग अथॉरिटी। किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है, किसको अथॉरिटी ग्रांट की जाती है? ऑब्वियस है, टू सबऑर्डिनेट्स। सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अपना कुछ वर्क, अपने कुछ अथॉरिटी असाइन करता है ताकि वो इंपॉर्टेंट इशू पे ज्यादा फोकस कर सके। एक आदमी, एक पर्सन सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लेवल पे डेलीगेट करते ही करते हैं। देखिए, मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया है। डेलीगेशन, यहाँ वर्क और अथॉरिटी किसको पास हो रही है? सबऑर्डिनेट को। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और आपको अथॉरिटी नहीं दी, तो क्या आप काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको अथॉरिटी दे दी, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो भी मिस यूज हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? देयर शुड बी बैलेंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बैलेंस्ड अथॉरिटी मस्ट बी पास्ड। अंडरस्टूड? अब देखिए, अब हम बात करते हैं डेलीगेशन के कंपोनेंट्स की। डेलीगेशन के 3 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड इज द अथॉरिटी, थर्ड वन इज द अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है? ड्यूटी टू परफॉर्म वर्क, आपको क्या काम करना है। अथॉरिटी मीन्स पावर। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल, जवाबदेही, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको क्या काम करने को कहा गया है। व्हाट इज योर टास्क, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको वो टास्क पूरा करना है। अथॉरिटी, उस टास्क से रिलेटेड आपको अथॉरिटी दी गई है या नहीं दी गई। इट मीन्स पावर, पावर ग्रांट की गई है या नहीं की गई, इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही। सपोज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन कर दी, आपको अथॉरिटी भी असाइन कर दी है, तो क्या आपने काम नहीं किया, फिर भी काम नहीं किया, तो हु विल बी द अल्टीमेट आंसरेबल टू द टॉप लेवल? किसकी जवाबदेही होगी? यस स्टूडेंट्स, आप बताइए, सुपीरियर की या सबऑर्डिनेट की, मैनेजर की या लोअर लेवल एम्प्लॉय की? यस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे सामने आता है। जो आंसरेबल होती है, जो अकाउंटेबिलिटी होती है, वो जो जवाबदेही होती है, वो फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क देयर विल बी अ मैनेजर, मैनेजर की ही होगी। थ्रू दिस हम ये एनालिस कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी नेवर डेलीगेटेड। मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया है, अकाउंटेबिलिटी नेवर डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो, अकाउंटेबिलिटी विल नेवर बी डेलीगेटेड।
जो आंसरेबल है, फॉर हु विल बी द आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो सुपीरियर होगा या मैनेजर होगा। कई बार आपके पास ऑप्शन है इस फॉर्म में, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर मेंशन कर दीजिएगा। अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस की। देयर आर 6 इंपॉर्टेंस। लेस वर्कलोड, मैनेजर का जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो जाता है। रूटीन एक्टिविटीज पे फोकस ना करने की बजाय वो इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में ज्यादा सोच सकता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में और ज्यादा एफिशिएंसी आती है। सेकेंड इज द फास्टर डिसीजन, जब रूटीन के डिसीजंस सुपीरियर ने डेलीगेट कर दिए, ही इज फ्री। वैसे फ्री नहीं है, अल्टीमेट आंसरेबल है, बट टाइप ऑफ वो फ्री है, तो जो काम है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फास्ट होता है। अल्टीमेट हर पर्सन को अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटीज थोड़ा थोड़ा वर्क दिया गया है, तो उसे डिसीजन क्या होते हैं, फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपना बेस्ट करना चाहता ही है। एम्प्लॉयज मोटिवेशन, जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम सौंपता है, तो एम्प्लॉय का जो मोटिवेशन है वो बूस्ट हो जाता है। जब एम्प्लॉय का मोटिवेशन बूस्ट होता है तो वो वर्क बहुत ज्यादा अच्छे से करता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा बेटर आते हैं। स्किल डेवलपमेंट, जब नॉन मैनेजर्स को मैनेजर का काम करने का मौका मिलेगा, तो क्या उसके स्किल डेवलप होंगे या नहीं होंगे? ऑब्वियस है, स्किल होंगे। आप कुछ नया सीखेंगे, तो इट मीन्स क्या हुआ कि आपके जो स्किल्स है वो पहले से डेवलप हो गए। बेटर कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होंगे, हर एक दूसरे को कोऑपरेट करेगा, तो क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? कोऑर्डिनेशन बेटर ही होगा। फ्यूचर मैनेजर्स, जैसे भी हमने बात करी थी एक इंपॉर्टेंस में स्किल डेवलपमेंट में, या एम्प्लॉयज मोटिवेशन की बात कर लूं, यहां से क्या हमारे सामने एक कंक्लूजन आता है, जो नॉन मैनेजर्स मैनेजर वर्क करेंगे उनके स्किल्स इंप्रूव होंगे, उनकी सोचने की क्षमता का नजरिया ही अलग हो जाएगा, उनका जो टैलेंट है वो उभर के आएगा, तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्यूचर मैनेजरियल बोर्न होते हैं, डेवलप होते हैं। अंडरस्टूड। स्टूडेंट्स, अपनी क्लास में हमने देखा है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, लेस वर्कलोड, फास्टर डिसीजंस, एम्प्लॉय मोटिवेशन, स्किल डेवलपमेंट, बेटर कोऑर्डिनेशन एंड फ्यूचर मैनेजर्स। थैंक यू। Now it's time to discuss centralization and decentralization. इससे पहले हमने डिस्कस किया था डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या हो रहा था, सुपीरियर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी अथॉरिटी असाइन कर रहा था, एंड अल्टीमेट जो अकाउंटेबिलिटी थी वो किसकी थी, सुपीरियर की ही। अब इसी से रिलेटेड टर्म्स अराइज होती है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दीज आर द मैटर ऑफ पॉलिसी डिसीजन, क्या ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज रखना है या डिसेंट्रलाइज रखना है, ये कंपनी की पॉलिसी मैटर्स के अंदर आता है। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, जो अथॉरिटी है, डिसीजन लेने की पावर्स है, वो सिर्फ फ्यू हैंड्स में ही होती है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेड टू बी सेंट्रलाइज्ड when decision making authority concentrated in the hands of few people, जब पावर अथॉरिटी कुछ लोगों के हाथ में होगी, तो ऑब्वियस है वो किसके हाथ में होगी, टॉप लेवल के हाथ में ही होगी। ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जनरली जब ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल पे डील करती है, वहां पे सेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट ज्यादा फिजिबल है। जब ऑर्गेनाइजेशन का जैसे जैसे साइज बढ़ता है या वो लार्ज स्केल पे ऑपरेशन स्टार्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है। डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? मींस इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अंडर कंपनीज पॉलिसी ये डिसाइड होता है कि जो पावर है उसको हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखिए, इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में यही डिफरेंस है। डेलीगेशन इज नैरो इन स्कोप, डिसेंट्रलाइजेशन इज वाइड इन स्कोप। क्योंकि क्या होता है कि डेलीगेशन के अंदर हमने स्टडी किया था, सुपीरियर अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को अपना वर्क असाइन करता है,
एंड अंडर डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? इवन एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ एवरी लेवल की बात की गई है। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज वाइड इन स्कोप इन कंपैरिजन ऑफ डेलीगेशन। ये देखिए एक डायग्राम के थ्रू मैंने प्रेजेंट किया है। जैसे जो पावर है सेंट्रलाइजेशन के अंदर सब टॉप लेवल के पास होती है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन इट इज डिवाइडेड एट एवरी लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। यहाँ पे ये पॉलिसी डिसीजन तब लिया जाता है जब किसी कंपनी का एम होता है कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो भी डिसीजन ले। और सेंट्रलाइजेशन वहां पे सिस्टम प्रिवेल होता है जहां टॉप लेवल ये समझता है कि नहीं, सबऑर्डिनेट्स की तो हमें डिसीजंस लेने ही नहीं है, उन पे थोपने हैं। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। देखिए सबके अपने अपने व्यूज हैं, बट जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका दोनों का कॉम्बो ही होना चाहिए, बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विद सेंट्रलाइजेशन इन एरिया ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजन। कुछ फैक्टर्स में सेंट्रलाइज होनी चाहिए एंड कुछ डिसीजंस में डिसेंट्रलाइजेशन होना बेटर है। सो ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड इज बेटर या कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड इज बेटर। आपको लग रहा होगा कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फॉल्ट है। कई बार क्या होता है जब अथॉरिटी एवरी लेवल पे पास होती है तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है, हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पे हावी होने लग जाता है। जो पॉलिसीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेन गोल्स है वहां से डाइवर्ट होने लग जाता है। तो इसीलिए बोला गया है डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विद सेंट्रलाइजेशन इन एरिया ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजन। जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेने की पावर है वो तो टॉप लेवल के पास ही होनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको तीनों कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एंड अगेन मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।